बेटा ये एक सिंपल तरीके से ये आज़ादी की लड़ाई आपको सिखाने के लिए नहीं है ये कि हमने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना लिखा है, इससे जो लर्निंग है, वो जो लर्निंग आउटकम है, वो बड़ा काम का है। बेटा ये तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ रहे हैं, तो इसको इंडो चाइना कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का क्या ज़रूरत है? जैसे हम नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया भी तो पढ़ेंगे इसके बाद, बट इस चैप्टर का क्या फ़ायदा है? बेटा देखो, हमारी कंट्री ने जो फ्रीडम पाया, तो उसमें सिर्फ़ कॉलोनियल रूल था, मतलब ब्रिटिशर्स थे और उनकी कॉलोनियल मेंटालिटी थी। लेकिन जो इंडो चाइना पार्ट है, स्पेशली वियतनाम, उस पार्ट ने जब फ्रीडम पाया, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट और भी थे जो हमें समझने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जैसे बेटा देखो, उन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर भी झेला अगेंस्ट यूएस। उन्होंने कॉलोनियल एग्रेशन भी झेला फ्रेंच से। और बेटा देखो, उन्होंने एक तरीके से जो आसपास के नेबर्स हैं, उनका अटैक भी झेला है। जापान का हमला, चाइना से रिलेशन, लेफ्ट साइड बेटे देखो, थोड़ी-सी ज्योग्राफी समझने से ना हिस्ट्री थोड़ी बेटर हो जाती है। अगर आप इस पार्ट को देखोगे, मैं मैप थोड़ा-सा नीचे कर रहा हूँ और आप ऑब्ज़र्व करो। मैं मान के चल रहा हूँ बेटा आप लोग को थोड़ा आइडिया कम है इस चैप्टर का। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे बेटा, तो ये चाइना के राइट में यानी ईस्ट में आता है और इसके एक तरफ जापान दिखेगा आपको। और बेटा देखो, यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी-सी समरी देता हूँ ताकि आपके दिमाग में इमेज बनती रहे। सबसे पहले यहाँ चाइना का कब्ज़ा था। ये जो पूरा बेल्ट है वियतनाम वाला, इसमें हमारे चाइना वाले रूल कर रहे थे। देखो बेटा, चाइना वाज़ रूलिंग दिस सेक्शन। फिर वहाँ की एक लोकल डायनेस्टी आई और ये बेटा लोकल डायनेस्टी जो आई है, ये अभी की नहीं, ये ये काफ़ी पुरानी बात है, मतलब इट्स वेरी ओल्ड, और ये काफ़ी सालों तक रूल की। लेकिन बेटा फिर 1858 में फ्रेंच आए और बेटा बिज़नेस करने आए। जैसे इंडिया में बेटा ब्रिटिशर्स आए थे बिज़नेस करने, वहाँ पे फ्रेंच बिज़नेस करने आए एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज़। उसके बाद धीरे-धीरे जब ये उनकी ग्रिप से निकलने की कोशिश हुई, तब जापान ने हमला किया और लेटर ऑन यूएस का इंटरफेरेंस आया। बेटा देखो, यूएस वाला इंटरफेरेंस ऐसा नहीं था कि यूएस ने रूल करने के लिए हमला किया। उस समय यूएस ने, बेटा देखो, यूएस उस समय बिग ब्रदर का रोल निभाता था। जब उसने बिग ब्रदर, बेटा यहाँ पे मैं वे पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रहा, ये वाला बिग ब्रदर वैसा है कि लाइक दे वर मेडलिंग इन एवरीवेयर, कि भाई सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। तो वो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो बनने वाली थी, उसकी थोड़ा-सा अगेंस्ट में थे। अब बेटा मैं चैप्टर की स्टार्टिंग पे आता हूँ। देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग जब होगी चैप्टर की, तो आपको कुछ फ़ोटोज़ हैं। देखो, जैसे सिंपल ये वाली फ़ोटो आप देख पा रहे हो। मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ। देखो, आपको क्या दिखाया है, एक फ्रांसिस गार्नियर एक फ्रेंच ऑफिसर है, जिसको लोकल पीपल आर किलिंग, और ये फ़ोटोज़ इस तरह से दिखाई जाती है कि इसका पर्पस क्या है। बेटा देखो, हुआ भी यही था कि स्टार्टिंग में फ्रेंच आए और उन्होंने सोचा कि हम तुरंत यहाँ पे थोड़ा-सा कब्ज़ा टाइप का कर लेंगे। लेकिन उनको एक रेजिस्टेंस मिला लोकल लोगों से, और ये फ़ोटो उसी का एक सिम्बोलाइज़ करती है बेटा। अच्छा बेटा, जब हम ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी-सी कुछ बातें बताता हूँ। आगे चल के अगर आप कभी पढ़े, तो ये मेकॉन्ग रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है हर तरीके से। मेकॉन्ग रिवर इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि मैं इस चैप्टर में आपको बताऊँ कि इसका रोल क्या है। बेटा ये बहुत अच्छा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है मेकॉन्ग रिवर। और जैसे इंडिया के पास है ना बेटा, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, उसी तरह मेकॉन्ग रिवर एक काफ़ी अच्छा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइप की बायोडायवर्सिटी मिलती है बेटा। और इस रिवर के आसपास ही ये पूरा बेल्ट बंधा हुआ है, जहाँ पे ये हम हिस्ट्री ये पढ़ रहे हैं चैप्टर। वियतनाम और लाओस और कंबोडिया, ये कंट्रीज हैं, इस रिवर के आसपास ही हैं बेटा। बेटा देखो, लेकिन धीरे धीरे वही होता है, जो फ्रेंच थे वो आके बसते चले गए और उन्हें लगा
कि किसी तरीके से ये उनका काम है कि वो फ्रेंच आदमी, उनको लगता था कि बेटा दे आर हायर और सुपीरियर रेसेस। आप लोग ना अगर हिस्ट्री को डीपली समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कॉलोनियल इंपीरियलिज्म रेसिस्ट अप्रोच को दिखाता था, जिसमें दे वर इन ए माइंडसेट दैट व्हाइट स्किन्स आर ए सुप्रीम रेसेस जिनका काम बाकी रेसेस को सिविलाइज करना है। जैसे ब्रिटिशर्स हैड ए मेंटालिटी कि दे आर हेयर टू सिविलाइज अस, उसी तरह से फ्रेंच हैड ए मेंटालिटी कि दे वर देयर टू सिविलाइज दैट जोन, कि हम उस जोन को सिविलाइज करने गए हुए हैं। लेकिन बेटा जैसे इंडिया में था, उसी कंटेक्स्ट में आप सोच लो कि वहां पे भी उनकी प्योर बेसिक मेंटेलिटी एक्सप्लॉइटेशन थी नेचुरल रिसोर्सेज की। अब बेटा देखो, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि ये रिवर की फोटो आप लोग को दिख रही होगी, मेकोंग रिवर। अब देखो ये जो फ्रेंच एक्सप्लोरेटरी फोर्सेज है ना, वो ये देख रही थी कि कैसे कैसे, देखो बेटा पुराने जमाने में क्या होता था ना, मतलब इस फोटो की क्या रेलिवेंस है कि पहले जमाने में जितना भी व्यापार होता था, या आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये सिल्क रूट पे भी आता था। मतलब ये एरिया एक तरीके से बिजनेस करने के लिए रिवर पाथ पे अच्छा था। तो जो स्टार्टिंग में फ्रेंच आए थे, वो यही सब मार्किंग कर रहे थे कि कैसे कैसे हम इस रिवर के अलोंग अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। अब देखो, जी सर। जो कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं हिस्ट्री के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से बेटा, ये डेट्स के हिसाब से नहीं है। देखो बेटा, ये चैप्टर आपको कुछ एक लर्निंग है कि क्या क्या पास्ट में मिस्टेक्स हुई थी, एक यार एक नेशन कैसे फॉर्म होता है। अब मैं समझाता हूँ बेटा, देखो हुआ क्या कि फ्रेंच आए, उन्होंने अपना हिसाब से कर लिया, अपने हिसाब से जगह जगह कब्जा कर लिया। पर बेटा लोकल पीपल हैड देयर रेजिस्टेंस, आपको थोड़ा मेंटेलिटी समझनी पड़ेगी। दे वर रूल्ड बाय चाइनीज फॉर 1000 years। तो उनका कल्चर, उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं चाइनीज लोगों से काफी मिलता था। बेटा लोकल वियतनीज लैंग्वेज भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के रूल करने की वजह से जो उनका एलीट क्लास है वियतनाम का, देवर अंडर, मतलब देयर कल्चर वाज मोर लाइक चाइनीज पीपल। अगर वहाँ की जो एलीट क्लास है अगर हम उसको देखें, तो देयर बिहेवियर एंड देयर एवरीथिंग वाज लाइक चाइनीज। तो अब एक नए कल्चर को लाना, बेटा इवन लैंग्वेज सोचो ना, अगर वहाँ पे जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, या ज्यादा समझदार लोग चाइनीज चीजें सीख रहे हैं, तो अचानक से फ्रेंच आके सब कुछ डिस्कार्ड कर दिया, एक तरह से कॉलोनी बना ली। और बेटा प्लीज इस पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको काफी आइडिया लगेगा। बेटा देखो, वो लोग बेसिकली वहां पे राइस कल्टीवेशन एंड रबर कल्टीवेशन कर रहे थे फ्रेंच वाले, और उनके साथ सिर्फ स्मॉल वियतनामीज एलाइड थे। और बेटा जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था ना, एक तरह से अपना पपेट किंग की तरह रख देते थे, उसी तरह से वहां जो लोकल डायनेस्टी थी, उसके भी राजा को किसी तरह से इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ था। तो अब ना लोकल क्राउड फुल्ली एग्रेशन दिखा पाती थी, उनको लगता था अभी भी राजा उन्हीं के साथ है, और ना ही लोकल क्राउड इस तरह से बिहेव कर पाती थी कि मतलब देवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको कॉलोनी बना के उन पे जितनी भी तरह से आप सोच सकते इकोनॉमिकल शोषण कर सकते थे, देवर डूइंग। अब बेटा देखो, एक तरह से वहां उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगा दी। अगर आप कभी सोचो कि राइस कल्टीवेशन एक छोटी जगह, देखो बेटा देखो, हम लोग को पॉजिटिव एस्पेक्ट भी समझना पड़ता है। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने पूरी जो चाय के बागान लगा दिए नॉर्थ ईस्ट में, और आज तक हम उस चीज का फायदा उठाते हैं। उसी तरह से फ्रेंच के आने से उन्होंने वहां पे राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन को एक नया आयाम दिया, मतलब उसको ग्रो कराया, और वियतनाम को लाके खड़ा कर दिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस में। लेकिन बेटा प्रॉब्लम इसके साथ आती है, जब कोई आप इंडस्ट्री लगाते हो, यू नीड लेबर्स, यू नीड लोअर, मतलब कम पढ़े लिखे लोग जिनको हम स्किल्ड लेबर्स में डाल सकें। तो यहां से उन्होंने अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए वियतनामी लोगों को यूज करना स्टार्ट किया, और बेटा यहीं से हल्का हल्का रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ। अब देखो अगर आप समझ पाओ बेटा, उन्होंने
बहुत कम किया इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो। फ्रेंच की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, इन द रूरल एरिया लैंडलॉर्डिज्म स्प्रेड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइंड। आम जनता दुखी हुई। और बेटा देखो, ये एक फोटो दी हुई है। ये फोटो क्या दिखा रही है कि एक फ्रेंच मर्चेंट है जो वियतनाम में था। उसने कन्विंस किया फ्रेंच गवर्नमेंट को कि भाई वियतनाम इज ए गुड प्लेस फॉर बिजनेस, आप इधर आओ। और इस तरह से धीरे धीरे वियतनाम में फ्रेंच गवर्नमेंट घुसी। बेटा देखो, अब मान लो कि फ्रेंच गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो चुकी है। अब उनके पास एक टर्म आप पढ़ रहे हो, द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। ये बेटा पता है, एक तरह से ना इंडिया की भी, अगर आप थोड़ा फील कर पाओ ना, तो इंडिया और वियतनाम दोनों कॉलोनियल उसमें थे, रूल में थे। और हम लोगों ने भी वही चीजें सफर की जो वियतनाम कर रहा है। तो अगर आप वियतनाम की कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हो तो आप इंडिया की भी फीलिंग ले सकते हो। अब ये डिलेमा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? दे डिडंट वांट अस, या वियतनामीज पीपल, कि हम पढ़ाई में काफी अच्छे हों, बट एट द सेम टाइम उन्हें लोअर लेवल की जॉब्स चाहिए थी, सो दैट उनको रूल करने में आसानी हो। मतलब, अब देखो बेटा, ना तो बेटा आप, एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को पढ़ा लिखा दोगे तो आप उसे गुलाम नहीं बना के रख सकते हो। लेकिन आपको फिर भी लेबर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर्स चाहिए, या बेसिक पोस्ट तक चाहिए लोग। अब इस चक्कर में उन्होंने पढ़ाई तो स्टार्ट करवा दी, पर किस चीज की पढ़ाई? चाइनीज पढ़ाई, फ्रेंच पढ़ाई, या बेसिक? और लैंग्वेज कौन सी बेटा? क्या वो लोकल वियतनामीज लैंग्वेज रखते, चाइनीज लैंग्वेज रखते, या फ्रेंच एजुकेशन रखते? पर देखो, वो कुछ इस तरह से कहते थे कि वी आर हेयर टू सिविलाइज द नेटिव, बट इन ऑर्डर टू एडुकेट देम द फ्रेंच हैज टू रिजॉल्व इट डिलेमा। कहाँ तक पढ़ाया जाए उनको, वियतनामीज लोगों को कहाँ तक पढ़ाया जाए? उनको एक एडुकेटेड लेबर फोर्स चाहिए, but they feared education might create problems. Once educated, the Vietnamese may begin to question colonial domination. Moreover, French citizens living in Vietnam, called colons, began fearing that they might lose their jobs as teachers, shopkeepers, policemen to the educated Vietnamese. So they opposed the policies कि अगर हम उनको फुल फ्रेंच एजुकेशन देंगे तो जो वहां पे जो लोकल फ्रेंच पीपल रह रहे हैं उनकी जॉब्स को खतरा हो सकता है। तो बेटा एक तरह से उन्होंने क्या किया ना, इस पे अपना कब्जा कर लिया एजुकेशन सिस्टम पे। फ्रेंच लोगों ने, वो वही पढ़ाते जो उनको सही लगता। उनकी टेक्स्ट बुक फ्रेंच कल्चर को एक हायर सिविलाइजेशन दिखाती, और जो लोकल वियतनामीज कल्चर है उसको ऐसे दिखाते कि दे आर रस्टिक पीपल, दे आर ओल्ड ट्रेडिशनल पीपल, जो मतलब आउटडेटेड टाइप के हैं, अब इनको सुधार की जरूरत है। अब बेटा देखो, ये बड़ी मुश्किल बात है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह को बोलूं कि वो खराब है और उनको वही टेक्स्ट बुक में पढ़ाऊं, तो बेटा वो मन ही मन तो नहीं मानेंगे। और ये सही भी है बेटा। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में वर्नाकुलर जो लोअर क्लासेस हैं उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में रखा, मतलब लोकल वियतनामीज लैंग्वेज में। और जैसे बच्चा थोड़ा हायर क्लास में गया, उसको बोला कि आप फ्रेंच में एजुकेशन लो। अब देखो बेटा, मैं आपको बैकग्राउंड पहले ही बता चुका हूँ कि चाइनीज यहाँ पे एलीट क्लास की लैंग्वेज थी। कि तो अब उनके पास ये डिलेमा है कि वॉज द लैंग्वेज टू बी वियतनामीज और फ्रेंच, क्योंकि चाइना से तो उनको कोई लेना देना नहीं था। बेटा यहाँ पे चाइना का रोल थोड़ी देर बाद फिर से आएगा। अब देखो, उन लोगों ने फ्रेंच कल्चर प्रमोट करने के लिए, अगर कोई वियतनामीज फ्रेंच सीख लेता था तो उसको प्रॉपर तरीके से फ्रेंच सिटीजनशिप भी दे देते थे। अब देखो बेटा, आपको ये चीज बड़ी अजीब सी लगेगी। अगर आपको लगता है ब्रिटिशर्स बुरे थे, तो बेटा हाँ, इंडियन कंटेक्स्ट में उन्होंने काफी गलत काम किए। वेट एंड वॉच, अभी थोड़ी देर में आपको फ्रेंच कल्चर समझ आएगा, तब आपको शायद ब्रिटिशर्स थोड़े से कंपेरेटिवली लेस इविल लगेंगे। देखो, स्कूल टेक्स्ट बुक में दे ग्लोरीफाइड द फ्रेंच एंड जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल। फ्रेंच अपनी ही किताबें पढ़ा रहे थे और उसमें वो ग्लोरीफाई कर रहे थे। अब देखो, ये देखो कि
किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रूल की वजह से वियतनामी पीजेंट्स जो किसान थे, दे वर नो लॉन्गर इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ पायरेट्स। बेटे पायरेट्स पहले एक समुद्री डाकू टाइप के बोल लो, तो वो बोलते थे कि अगर हम फ्रेंच यहाँ पे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको एक फोटो दिख रही होगी बेटा, आप सोच रहे हो कि फोटो क्या है, कैसे अजीब सी फोटो बना रखी है। अब ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बेटा फ्रेंच पीपल यूज टू हैव शॉर्ट हेयर्स, और टिपिकल जो वियतनामी आदमी है, अगर आप उसको रिलीजन और कल्चर के हिसाब से देखोगे, वो बड़ा बुद्धिज्म का, कन्फ्यूशियस का और लोकल जो ट्रेडिशंस होते हैं उनके कल्चर वाला आदमी था। तो वहां पे लड़के भी लंबे बाल रखते थे, एक पोनी टेल टाइप की बना के। लेकिन फ्रेंच ने बोला ये काफी अनसिविलाइज्ड है। तो इवन दिस फोटो ये दिखा रही है कि फ्रेंच पीपल यूज्ड टू से कि अगर आप लोकल की तरह मत बनो, हमारी तरह बनो, शॉर्ट हेयर रखो। उन्होंने एक टोंकिन फ्री स्कूल स्टार्ट किया, और ये पूरा वेस्टर्न स्टाइल पे किया। अब बेटा देखो, इसमें आप ये टर्म देखो, उन्होंने साइंस, हाइजीन और फ्रेंच को इंपॉर्टेंस दी। देखो बेटा, देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है कि साइंस पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, हाइजीन पढ़ा रहे हैं। अब बेटा लेकिन कल्चर को फुल्ली गलत कहना, जो लोकल कल्चर है वो सही नहीं होता। अगर मैं बोलूँ आपके लंबे बाल हैं और आप सही नहीं हो, इट्स लाइक कि आप किसी तरह से पिछड़े हुए हो, ये आपके लंबे बालों से प्रतीत होता है। इवन बेटा प्रमोट करने के लिए सॉन्ग्स बने थे कि भाई एक राइम्स टाइप का कि कैसे लोगों को छोटे बाल रखने चाहिए, एक सिविलाइज्ड आदमी छोटे बाल रखता है। बट देखो, अगर आप इससे समझ पाए कि कॉलोनियल मेंटालिटी क्या थी, कि एक लोकल वियतनामी बच्चा पढ़े पर उतना ना पढ़े कि वो रूल के अगेंस्ट में जाए, लेकिन वो इतना पढ़े कि वो लेबर क्लास से थोड़ा ऊपर आ सके, ताकि उनको वर्क फोर्स मिले, वियतनामीज को, मतलब फ्रेंच को वियतनामी जैसे वर्क फोर्स मिले। बेटा देखिए, लेकिन एक चीज, पढ़ाई का एक नेचर जान लो, जो पढ़ लेता है ना वो सही में कभी गुलाम नहीं रह सकता। अब इन्होंने क्या किया, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस सिखाने के लिए जो टीचर्स रखे, वो लोकल वियतनामीज रखे, और बेटा उन्होंने उसको उल्टा एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। अगर एक किताब में जहां जहां फ्रेंच कल्चर अच्छे से लिखा था, जो लोकल टीचर पढ़ा रहा था ना, उसने उसी जगह को क्रिटिसाइज किया कि देखो ये यहाँ पे लिखा है कि हमारा कल्चर गलत है। उसने उल्टा उसको बोलना शुरू किया, उसको एक तरह से रेफरेंस मिल गया कि कैसे हाईलाइट करें कि हमारी कल्चर को बुरा कहा गया है और फ्रेंच कल्चर को सुपीरियर कहा गया है। और बेटा एक इंसिडेंट लिखा गया है रेजिस्टेंस इन स्कूल में। आप जो बाइसिंग होती है इससे देख सकते हो कि एक बच्चा जो फ्रेंच है, उसको आगे रो में बैठाने के लिए एक लोकल बच्चे को बोला गया कि तुम पीछे जाओ, ताकि ये बच्चा आगे बैठ सके। उस बच्चे ने इनकार किया कि नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आगे ही बैठूंगी। लेकिन फ्रेंच बच्चे को आगे करने के लिए प्रिंसिपल ने इंटरवीन करते हुए बच्चे को एक्सपेल कर दिया कि बच्चा गलत है, बच्चा सही नहीं है। बाद में पूरी कंट्री में इसके खिलाफ रेजिस्टेंस उठा, और आखिरी में जाके बच्चे को दोबारा से एंटर करना पड़ा। एक तरह से ये लोकल विन है, आप समझो तो। प्रोटेस्ट चला बच्चे के लिए कि बच्चा इतना सही कर रहा है, उसने कोई गलत बात बोली नहीं, वो आगे बैठ रही थी क्योंकि वो पहले आई होगी, या जो भी लॉजिक होगा। अब फ्रेंच बच्चे को आगे बैठाने के लिए एक बच्चे को उठा के पीछे नहीं कर सकते कि जाओ तुम पीछे बैठो, ऐसा नहीं बोल सकते क्लास में। तो बेटा इससे वैसे आप देखिए ना, इससे उनका कंटेक्स्ट भी समझ आता है कि पढ़ा भले ही रहे हैं, फिर भी दे आर फीलिंग कि फ्रेंच सुपीरियर है, इनको हर चीज में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब बेटा बताए, रेजिस्टेंस इन स्कूल लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टीचर भी एंटी फ्रेंच पढ़ाने लगे, जो लोकल टीचर थे। और बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे बेटा वहां पे, जो वियतनामीज बच्चे ऐसे नहीं पैदा हो रहे थे कि जो उनकी बात मानेंगे फ्रेंच की। वो एक तरीके से जैसे इंडिया में हुआ ना बेटा, भगत सिंह की जनरेशन, उस टाइप के बच्चे पैदा होने लगे, जो किताब खोल के बैठे थे, पढ़ रहे थे और जान रहे थे कि भाई हमारे ये जो बैटल है, ये पॉलिटिकल है, ये कल्चरल बैटल है, वो समझ रहे थे चीजों को। और बेटा देखो, आप बहुत सारी चीजें देखोगे, पता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। आपने स्कूल देखा बेटा, कैसे स्कूल उनका बैकफायर किया। अब उनको स्कूल चाहिए थे, स्कूल बिकम द प्लेटफॉर्म फॉर वियतनामीज टू लर्न हाउ फ्रेंच आर
यूजिंग देम। अब जैसे एक एग्जांपल है बेटा, देखो हाइजीन, डिजीज एंड एवरीडे रेजिस्टेंस, इसका ये बड़ा बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कैसे, देखो मैं एक सिंपल से समझाता हूँ। ये ना एक आपको मैनेजमेंट लेसन देगा। आप बोलोगे सर ये हमारा हाइजीन, डिजीज एंड एवरीडे रेजिस्टेंस मैनेजमेंट लेसन कैसे दे सकता है? मैं समझाता हूँ बेटा, देखो बेटा, होता क्या है ना, हम लोग थोड़ी ना ऐसी अब कंट्री में रह रहे हैं जो साफ सुथरी है, पर पहले प्लेग आते थे बड़े बड़े लेवल पे। और मतलब आप ये सोचो कि एक हैनोई एक वहाँ की सिटी थी जो फ्रेंच ने देखो कितना बढ़िया से बना रखा है। हैनोई सिटी का एक देखो, इन्होंने क्या किया था, कॉलोनियल बिल्डिंग बना रखी है, उसके आसपास टिपिकल एक फ्रेंच कॉलोनी बना रखी है। आप सोचो, जिसके अंदर सुएज सिस्टम था, मतलब अंदर बेटा बताए पानी को निकलने के लिए अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था, ग्राउंड के अंदर अंदर पूरा से। और ये मॉडर्नाइजेशन शो करते थे कि देखो हमने कितना अच्छा मॉडर्न तरीके से बना रखा है। लेकिन वहां पे अचानक से जो रैट्स द्वारा एक ब्यूबोनिक प्लेग फैल जाती है, और ये बेटा बहुत डिवास्टेटिंग रहती है, इतनी ज्यादा कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखता है कि क्या करेंगे हम लोग। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो अपने पे प्राउड फील करती थी कि हमने इतनी बढ़िया से एक तरीके से एक मॉडर्न सिटी स्टेब्लिश की है, जिसके अंदर हाइजीन के लिए मॉडर्न सीवेज सिस्टम है कि सारा कचरा सीधे बाहर जाता है। बेटा पता है वो जो मॉडर्न सीवेज सिस्टम था, वो एक तरह से जो रैट्स थे उनके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी बनी कि वो प्लेग को फैला सकें। सारी की सारी जो अंडरग्राउंड सिस्टम था उसमें रैट्स फैल गए, बुरी तरह से रैट फैल गए। अब गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। अब बेटा लोकल पीपल के लिए रैट को मारना पकड़ना इज ए वेरी इजी थिंग, उनके लिए कोई चीज नई नहीं थी। पर फ्रेंच अभी भी इन सब चीजों से डरते थे, तो उन्होंने क्या किया, ओपन रैट हंट करवा दी कि जो रैट को पकड़ के लाएगा हम उसको एक पर्टिकुलर प्राइस देंगे। और उनसे बोला गया कि लोकल लोगों को कि आप जाओ, नाले में उतरो और वहां से रैट पकड़ पकड़ के लाओ। बेटा लेकिन अब जरा देखना हुआ क्या, एग्जैक्टली उसका उल्टा। रैट हैंड तो उन्होंने करवा दी, बट उनको ये नहीं समझ आया कि जो लोकल लोग थे वो पूरी तरह से फ्रेंच से खुश नहीं थे। उन्होंने इसको भी अपॉर्चुनिटी बनाई। आप समझो कि एक रैट है, बेटा रैट की जो टेल होती है, वो सिंबल के लिए वो टेल मांग रहे थे कि तुम टेल लेकर आओ तो हम समझेंगे कि भाई तुमने रैट को पकड़ लिया था। बेटा आप जानते हो कि अगर रैट की टेल काट दें तो कुछ दिनों बाद वो फिर उगाती है। अब हुआ क्या, उन्होंने जो लोकल लोगों ने रैट्स को पालना स्टार्ट कर दिया कि हम अपने घर में ही पालेंगे और फिर टेल ले जा जाके देंगे और उनसे बाउंटी लेंगे। बाउंटी इज थिंग समथिंग, कुछ इलीगल को पकड़ के देने पे आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंटी। तो उन्होंने बाउंटी लेना स्टार्ट कर दिया रैट के नाम पे। बेटा और कई बार ऐसा होता था कि वो रैट को पकड़ते थे, टेल ले जाते थे और फिर रैट को वहीं पाइप में छोड़ देते थे प्लेग फैलाने के लिए। अब बेटा मुझे पता है कि वियतनामीज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ऐसा लगेगा कि स्ट्रगल हो, मतलब ये उनका रेजिस्टेंस था। बट अगर अब आप सोचोगे तो आपको गलत लगेगा। फ्रॉम वियतनामीज पॉइंट ऑफ व्यू उस समय ये उनका फ्रीडम स्ट्रगल था, कैसे वो फ्रेंच को बेवकूफ बना के पैसा वापस ले रहे हैं, अगर आप उनके कंटेक्स्ट में सोचोगे तो। लेकिन अभी आपको शायद ये बात गलत लगे कि वो एक तरह से प्लेग में भी पैसा कमाने की सोच रहे थे। और बेटा ये बुरी तरह से ना फेल हो गया। जो फ्रेंच के आइडिया थे ना कि पैसे से ही वो चीज कर्व कर देंगे, बल्कि उन्होंने जो पैसे देना स्टार्ट किए, लोगों ने रेट को ही हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी कि भाई हम रेट से ही बिजनेस कर लेंगे। अब बेटा देखो, अब इनकी जो ये सिविलाइजिंग मिशन है ना, वो कहीं ना कहीं फेल होते दिख रही थी। उनको अब ऐसा लग रहा था कि भाई वी आर नॉट अप टू द मार्क, ये पीपल भी इतने बेवकूफ नहीं है। अगर बेटा आप देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ये पार्ट कि आप शायद हमेशा लोकल कल्चर को समझते हैं, तब आप वहां जाके सस्टेन कर सकते हो। एलीट इन द वियतनाम वर एजुकेटेड इन चाइनीज कन्फ्यूशियनिज्म। बेटा कन्फ्यूशियस एक आदमी था जो कहता था, मतलब कुछ उसने अच्छी चीजें कही थी, तो जो लोग उसको समझते थे उसको फॉलो करते थे। अब बेटा देखो, आपको पता है इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अपनी मिशनरीज लाए थे। मिशनरीज क्या होती हैं? अ, बेटा मिशनरीज को सिंपल भाषा में बोलूं तो क्रिश्चियन बनाने के लिए मिशंस चलाते थे।
तो उसको मिशनरीज कहते थे। तो उसी तरह वियतनाम में भी मास लेवल पे उन्होंने कोशिश की कि द लोकल क्राउड कैन बी कन्वर्टेड अगर इफ पॉसिबल इनटू क्रिश्चियंस। अब बेटा देखो, किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ करने पे उस समय रेजिस्टेंस तो हो गई। तो आप ये सोचो ना, एक तरह से पढ़ाई में लोकल की बेइज्जती हो रही है, हेयर कट तक पे कमेंट हो रहा है, उसके बाद आप उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो बेटा ये सब चीजें आपको एक तरीके से, अब देखो बेटा, आप खुद अगर ऐसे सोचो ना कि अगर कोई आदमी को आप लोकल लेवल पे रूल करना चाहते हो और उसको इक्वलिटी का दर्जा नहीं दोगे, या तो वो कहीं ना कहीं चीजें समझ जाएगा आज नहीं तो कल। और बेटा वही हुआ। अब देखो, आप एक फोटो देख रहे होगे, ये देखो बेटा, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो वो ऐसी फोटोज सर्कुलेट होती थी जिसमें हमेशा लोकल वियतनामी लोग, नेशनलिस्ट लोग, इंपीरियलिस्ट, बेटा इंपीरियलिस्ट उसको कहते हैं जो किसी किंग या क्वीन के कहने पे कहीं जाके कॉलोनी बनाए, इसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो हमेशा वो ऐसा दिखाते थे, अगर कोई लोकल लेवल पे, कि हमेशा लोकल फाइटर्स वर द हीरोज, और हमेशा ये भाग जा रहे हैं, देखिए, दे आर फ्लीइंग। हमेशा जो आउटसाइडर होगा वो भाग जाएगा। तो कुल मिला के पूरा वियतनाम उबल रहा था। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग फ्रेंच, कि टोटली हम फ्रेंच के अंडर में आ जाए। अब बेटा देखो, अगर आप समझ पाओ तो इसी बीच में बहुत सारी चीजें चल रही थी लोकल लेवल पे भी। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ बेटा, एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है। अभी आप सोचो कि जो लोकल वियतनामीज हैं वो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं। अब बेटा हम जब पढ़ते हैं तो हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हम कुछ वियतनामी, अगर आप वियतनाम की लोकेशन देखो तो 1900 के पास में ना, अभी फ्रेंच चाहते थे कि इसको कॉलोनी बना के रूल करें, बट इसके लेफ्ट में चाइना था। अनडाउटेडली चाइना ने उस पर रूल किया था, तो चाइना से भी वो थोड़ा सा एंटी थे। लेकिन चाइना में कम्युनिज्म उभर रहा था, कम्युनिस्ट कल्चर। तो धीरे धीरे लोकल जो लोग हैं वहां पे वियतनाम के, वो कम्युनिस्ट कल्चर सीख रहे थे, और दे वर लुकिंग ईस्ट ऑल्सो। वो सिर्फ फ्रेंच को वैसे नहीं देख रहे थे कि फ्रेंच इज द ओनली सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जब उन्होंने सुना कि 1907 में जापान जैसे छोटी सी कंट्री ने रशिया जैसी बड़ी सी कंट्री को, बेटा उस समय रशिया नहीं था, रशिया पूरा कंबाइंड था, यूएसएसआर था, यूएसएसआर। रशिया जैसी बड़ी कंट्री को हरा दिया, तो दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। वैसे कल्चर क्या होता है बेटा, पूरी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका क्या कहते हैं, लुक वेस्ट अगर आपको मॉडर्नाइजेशन सीखनी है। बट जापान ने दिखा दिया कि लुक ईस्ट अगर आपको मॉडर्नाइजेशन सीखनी है। एक नई तरह का कल्चर दिखा, जहाँ पे हम इंडस्ट्री के भरोसे कुछ इंडस्ट्रीज बना बना के जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो जापान एक तरह से रोल मॉडल की तरफ दिखा। तो कई पढ़े लिखे वियतनामीज जापान की तरफ रुख किए कि हम वहां से कल्चर और पढ़ाई सीख के आएंगे और अपनी कंट्री में स्टेब्लिश करेंगे। और बेटा बेसिक लेवल पे क्या अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, कम्युनिज्म। बेटा कम्युनिस्ट एक कल्चर होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, और जिसका सिंपल मतलब, बेटा देखो, मैं कम्युनिज्म के बीच ऊपर ज्यादा लेक्चर नहीं दे सकता अभी। भाई इतना समझो कि जैसे एक आइडियोलॉजी होती है ना पार्टी की, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, कम्युनिस्ट भी एक टाइप के क्राउड या एक टाइप के पीपल होते हैं, दे थिंक कि जितना भी कंट्री के रिसोर्स हैं वो सबके हैं इक्वली। मतलब वो लोग इस चीज को प्रमोट नहीं करते जैसे कि लोकल बिजनेसमैन या कोई आउटसाइडर बिजनेसमैन डेवलप हो, जैसे वो दे वोंट सपोर्ट अंबानी, दे विल से कि ये जो लैंड है वो सबकी है। अब बेटा देखो, कोई प्रैक्टिस बुरी नहीं होती, ना ही सोशलिज्म, ना ही कम्युनिज्म, ना ही आपका जो हमारा जैसा चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट थिंग्स। जहाँ पे एग्जीक्यूशन अच्छा होता है पीपल विल प्रेज, और जहाँ पे एग्जीक्यूशन जिस चीज का खराब रहेगा वो चीज पीपल, धीरे धीरे वो चीज खराब हो जाती है। तो अभी आप ये समझो कि जो एक यूएस एक प्लेयर है, अगर आपको वर्ल्ड वॉर समझना बेटा, किसी तरह से यूएसएफ डेवलप हो रहा है और ये सबसे बड़ी ताकत है उस समय के कंटेक्स्ट में। और देवर एंटी कम्युनिस्ट, क्योंकि उनको लगता था कि किसी तरह से पूरी दुनिया को एक तरह से डेमोक्रेसी में चेंज किया जाए।
दे वर अंडर द इम्प्रेशन कि हमें पूरे वर्ल्ड को हमारी तरह का बनाना है। अब देखो बेटा, इंडिया डेमोक्रेसी रखा अपने पास और वो उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जो जो कंट्रीज कम्युनिस्ट थी, जैसे चाइना हो गया, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम, ये सब उस समय धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहे थे। तो ये जितनी कंट्रीज हैं, यूएस ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया कि जहां तक वो कम्युनिस्ट कंट्री बनने से रोक सके। और इसी कोशिश में यूएस एंटर किया था। और इसी कोशिश में यूएस ने एंटर किया था आपके साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया डिवीजन में। नॉर्थ कोरिया ऊपर से कम्युनिस्ट है, साउथ कोरिया नहीं है बेटा नीचे से। और यही हालत यहाँ पे भी थी। बेटा पता है, यूएस ने ना खूब मिलिट्री सपोर्ट किया फ्रेंच को। अब और ये देखो ना, हिपोक्रेसी देखो, फ्रेंच पीपल एक तरीके से अपने आप को स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं कि जहां से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। मतलब कि हमारे यहाँ एक फ्रेटर्निटी वर्ड है, एक तरीके से ऐसे वर्ड्स हैं कि जो सिखाते हैं कि भाई आम आदमी बराबर होता है। लेकिन वहीं पे वो जाके कॉलोनी बनाते हैं। मतलब एक तरह से खुद ही में वो, आप समझेंगे कि वो जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें काफी अंतर रहा। तो अब जो हमारे ये यूएस वाले हैं, इनका रोल सिर्फ इतना सा था कि देवर ट्राइंग कि वो फ्रेंच को सपोर्ट करें, सो दैट वियतनाम कंट्री डजंट बिकम कम्युनिस्ट कंट्री। अब बेटा देखो, थोड़ा थोड़ा हमें लोकल चीजें भी समझनी पड़ेंगी। देखो, एक एक हुआ हाउ मूवमेंट हुआ। बेटा हुआ हुआ मूवमेंट, अब बेटा इसको प्रोनाउंस करना, हुआ हाउ। इट बिगेन इन 1939 एंड ग्रेड, इसमें जो फर्टाइल मेकॉन्ग डेल्टा एरिया है, इट ड्रू ऑन रिलीजियस आइडिया ऑफ एंटी फ्रेंच। बेटा देखो, इसमें जो फाउंडर था हुन फू शो। अब ये कहने की बात है कि ही परफॉर्म मिरेकल। अब बेटा देखो हुआ क्या, आप समझो कि अगर हम डेस्परेट होते हैं किसी कल्चर से हेट करने के लिए, वियतनामीज पीपल यूज टू हेट फ्रेंच कल्चर, तो देवर क्रिएटिंग द लोकल हीरोज। तो उन्होंने एक तरीके से एक लोकल हीरो टाइप का क्रिएट किया। और देखो, और ये जो लोकल हीरो है, इसको माना कि ये मिरेकल्स करता है, हेल्प करता है लोगों को। और द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग। दे डिक्लेयर्ड हिम मैडमैन एंड कॉल हिम द मैड मोंज एंड पुट हिम इन मेंटल एसाइलम। और उसके जितने फॉलोअर्स थे उनको भी उन्होंने जेल में डाल दिया। और आखिरी में फ्रेंच अथॉरिटी एक्साइल्ड हिम टू लाओस एंड सेंट मैनी हिज फॉलोअर इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप। बेटा देखो, फ्रेंच किसी तरह से ना चाहते थे कि वियतनामीज का बौद्धिक विकास हो, और वो ये भी चाहते थे किसी तरह से में इनमें यूनिटी ना आए। अब देखो बेटा, मैं ये समझाता हूँ कि जापान जो गए थे ना कुछ लोग, आपको ना ये पैसेज ही पढ़ के समझ आ जाएगा। दो तरीके से लोग डेवलप होने लगे वियतनाम में, जैसे इंडिया में हो रहे थे। कांग्रेस में भी दो पहलू था, एक को गरम दल बोलते थे, एक को नरम दल बोलते थे। गरम दल बोलता था भाई तुरंत आजादी चाहिए, नरम दल बोलता था आजादी चाहिए पर ये चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, तो क्यों ना धीरे धीरे एक रिफॉर्म करते करते आजादी ले जो परमानेंट रहेगी। उसी तरह से वहां पे भी दो सेक्ट बनने लगे। एक कहता था कि चलो जल्दी से आजादी लेते हैं और जो हमारे लोकल राजा थे उनको फिर से स्टेब्लिश कहते हैं। दूसरा बोलता था नहीं नहीं नहीं, हम लोग आजादी लेंगे और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाएंगे जो सबकी होगी। अब इसी तरीके से ये दो सेक्ट बन गया था। देखो, educated in Confucian tradition, Fan Boy Chao was one of the such nationalists. He became a major figure in the anti-colonial resistance from the time he formed the Revolutionary Society. बेटा इन लोग के नाम बड़े मुश्किल हैं। ड्वेन हॉई in 1903 with Prince as head। और इन्होंने ये चाइनीज से बड़े प्रेरित थे। अब बेटा देखो तुम समझो, यहाँ पे दो लोग हैं, एक चाइना के अंडर इम्प्रेशन में है और एक जापान के। जो चाइनीज में ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे, वो लोग चाह रहे थे कि धीरे धीरे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टाइप की बने। और बेटा लेकिन दोनों जो नेशनलिस्ट लोग थे वो इस बात से सहमत थे कि किसी तरह से वी हैव टू रूट आउट दिस फ्रेंच गवर्नमेंट। हाँ, बस दोनों के तरीके अलग अलग थे। दे वांटेड कि किसी तरह से हम लोग आज़ादी तो लें, बट एक चाहता था कि इमीडिएट तरीके से हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए,
लोकल किंग के साथ, और दूसरे चाहते थे नहीं, हमारी खुद की गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें आम आदमी सुप्रीम हो। तो यहीं पे बस दो तरह के सेक्ट बनने लगे बेटा। अब देखो बेटा, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग डाली गई है बेटा, ये मैंने आपको पढ़ाया कि अदर वे ऑफ बिकमिंग मॉडर्न। उन्होंने जापान और चाइना को देखा रेदर देन फ्रेंच को देखने की जगह। 300 वियतनामी स्टूडेंट जापान गए, पढ़ाई किए, वापस आए, और इसमें वो आपका फैनबॉय चाओ भी था, जो यहाँ पे आपको लीडरशिप करते दिख रहा था, फैनबॉय चाओ। बेटा पता है, ये पैसेज आप पढ़ोगे ना, तो इस पैसेज में वही है जो मैंने आपको बोला कि उनके गोल तो सेम थे, बट तरीके अलग अलग थे दोनों लोग के। अब देखो, एक तरीके से आप एक बात ये भी समझो कि धीरे धीरे जैसे कल्चर है वहां का, अब वो कम्युनिस्ट कल्चर बन रहा था। ये जो ग्रेट डिप्रेशन लिखा है बेटा, ये फाइनेंशियल डिप्रेशन है, मतलब आर्थिक मंदी का दौर। अब इसने वियतनाम को काफी इम्पैक्ट किया। बेटा अगर कोई कंट्री धीरे धीरे एक्सपोर्टर बन रही है, एक्सपोर्टर मतलब वो राइस एक्सपोर्ट करते थे, रबर एक्सपोर्ट करते थे, और अगर पूरी दुनिया में किसी तरह से वैश्विक आर्थिक मंदी या पूरी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी पे अगर कोई स्लो डाउन आएगा, तो वो इफेक्ट करता है ऐसी कंट्रीज को जो एक्सपोर्टर्स हैं। अब देखो बेटा, हुआ क्या कि कुछ प्लेसेस, अगर मैं इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस वर्ड यहाँ लिखा है, इसका मतलब है अगर दो तीन जैसी कुछ गड़बड़ होगी तो दो तीन जगह बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। उसी तरह से वियतनाम में कुछ प्लेसेस थी जो जैसे आर्थिक मंदी आई तो पूरी तरह से खराब हो गई। अब बेटा देखो, आप ना किसी ऐसे आदमी को जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और गरीब हो, उसको अगर जॉब नहीं दोगे, तो वो गवर्नमेंट को जरूर रजिस्ट करेगा कि वी नीड जॉब एंड ऑल दैट थिंग। तो अब डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होने लगा। उनको लगा कि ये जो तरीका, जिस तरीके से रूल करते हैं, या जिस तरीके से ये लोग फ्रेंच लोग हम पे बिजनेस करते हैं, ये सही नहीं है। कम्युनिज्म होना चाहिए, हर आदमी की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग अमीर हो। तो कुल मिला के एक तरह से कम्युनिस्ट कल्चर डेवलप होने लगा। बेटा जगह जगह सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे। और बेटा आपने कभी नहीं सुना होगा, एक जलियांवाला बाग कांड सुना होगा जिसमें जनरल डायर ने ओपन फायर करवाया था। पर बेटा बॉम्बिंग, जस्ट सी, अगर ब्रिटिशर्स बुरे थे तो फ्रेंच उनके अच्छे कॉम्पिटिटर थे। बेटा डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर बम गिराते थे वो लोग। आप इस बात से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि फ्रेंच वहां पे किस तरह से रूल करते होंगे। अब देखो बेटा, पूरी पिक्चर में फ्रेंच कब्जा किए हुए हैं। यूएस वाले उनको हथियार और पैसा दे रहे हैं कि भाई तुम किसी तरह से अपनी कॉलोनी मेंटेन रखो, इनको कम्युनिस्ट ना बनने दो। पैसा वहां से आ रहा है, यूएस से भी आ रहा है बेटा, फ्रेंच के पास भी था, बट यूएस से भी आ रहा है। अब जापान धीरे धीरे खुद इंपीरियलिस्टिक हो रहा था। इंपीरियलिस्टिक मतलब बेटा वो किसी तरह सोच रहे थे कि हम भी अपनी कॉलोनी बनाएंगे, और उनके पास इससे अच्छा ऑप्शन क्या था कि वियतनाम पे कब्जा करें। इन 1940 जापान ऑक्यूपाइड वियतनाम as part of its imperial drive to control Southeast Asia. अब सोचो बेटा, जहां से वो सीख रहे थे उनकी अगेंस्ट में, अब वियतनामी यूज टू लुक टुवर्ड्स जापान कि भाई ये देखो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, इससे सीखते हैं, और उन्होंने ही हमला कर दिया। अब कुछ पार्टीज बनी, द लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, अब विच केम टू बी नोन एज द वियटमिन, fought the Japanese occupation and recaptured Hanoi in September 1945. The Democratic Republic of Vietnam was formed and Ho Chi Minh became the chairman. अब बेटा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोचो बेटा कि एक बेचारी कंट्री है जिसके लोकल लोग अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, चाइनीज इंटरफेरेंस है, फ्रेंच वहां पे रूल कर रहे हैं, जापानीज को हमला करना है। जो लोकल आदमी है, उसकी उसकी जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, वो सोचो कितनी हर्ट होंगी कि हर दिन कोई दूसरा आके हमारी कंट्री से हमारी आइडेंटिटी छीनने लगता है। अब इस तरीके से, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इस तरीके से आने से बेटा, जैसे वियतनाम का तुम अभी डायग्राम देखोगे ना बेटा, तो अब हुआ क्या, करते करते जो फ्रेंच है
वो निचले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट होने लगे और जो कम्युनिस्ट कल्चर है, वो ऊपर पार्ट में ज़्यादा डेवलप होने लगा। फ्रेंच वालों को यूएस का सपोर्ट था और ये कम्युनिस्ट को थोड़ा-थोड़ा चाइना, रशिया और इसका सपोर्ट था। और ये ऐसा नहीं कि बेटा वियतनामीज़ सारे हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे तक दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए मान लो और ये सेक्शन बी, दोनों में वियतनामीज़ हैं। बट यहाँ पे ये लोग किसी तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनने देना चाह रहे थे। तो इसीलिए बाद में अभी यूएस से वॉर होगी, इसी चलते बेटा। अभी हम लोग एक तरह से जापान के साथ अभी झगड़ा हुआ है और जापान को किसी तरह से बाहर निकाला गया है। बेटा पता है इवन जब जब सोचो ना, तुम एक वॉर सोचो कि हर जगह अब ना पूरी की पूरी वॉर चल रही है। फ्रेंच दोबारा कंट्रोल करना चाहते हैं। वहाँ पे एक लोकल कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट बनने लग गई है वियतनाम में, वो भी अपना कंट्रोल चाह रही है। फ्रेंच आए, वो कंट्रोल दोबारा चाह रहे हैं रिगेन करना। इवन वहाँ का जो आर्मी वाला था, उसने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम लोग थोड़े दिनों में फिर से पूरा कब्जा कर लेंगे। और दे अंडर एस्टिमेटेड लोकल पीपल। और बेटा उनकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी जो ये वियतमिन्स थे ना, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई क्योंकि वो मॉडर्न वॉरफेयर यूज नहीं कर रहे थे, पर देवर रियली हैड गॉट लोकल सपोर्ट। इवन एक एक बच्चा, एक एक औरत, हर बंदा फाइटर था, लोकल लोगों को सपोर्ट कर रहा था। आप ये समझो कि एक तरीके से जो वॉर थी ना, वो कॉपी पेन पे तो फ्रेंच जीतते, लेकिन रियलिटी में ऑन ग्राउंड वियतनामीज इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि वो उनको जैसे बेटा अभी भी आप पढ़ोगे ना कि वॉर में ना ट्रांसपोर्ट की बड़ी कीमत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आर्टिलरी वेपन्स ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वियतनामीज लोग अपनी पीठ पे सामान लेके चले जाते थे, सारा सारा छोटे छोटे, मतलब आप उनको किसी तरह से डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते थे। आप एक एरिया को बम गिरा के मार दोगे, दे विल क्रिएट अगेन, रोड रातों रात बन जाती थी बेटा। कुल मिला के उनसे जीतने बेटा, लोकल से जीतना तब मुश्किल हो जाता है अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में ये सोचो कि भाई मुझे इनको अपने साथ लेके नहीं चलना है, इन पे रूल करना है। और फ्रेंच लोगों ने यही गलती की, उनको साथ लेके चलने की जगह वो उन पे रूल करने की कोशिश की। बेटा आप अब एक तरह से ना स्ट्रैटेजी समझो, कुछ इस तरह से हो चुका है ना कि यूएस अब एंटर करने के उस पे पहुंच चुका है कि चलो हम एंटर करेंगे। द एंट्री ऑफ द यूएस इनटू द वॉर, द वियतनाम वॉर। बेटा इसके बहुत सारे नाम हैं, सेकंड इंडो चाइना वॉर, ये सब। मैं इसको आपको इसमें बोर नहीं करूंगा, मैं पॉइंट पे आता हूँ। यूएस को लगा अगर अब वो पिक्चर में आएंगे तो वियतनाम छोटा सा तो है, हम फिर से फ्रेंच गवर्नमेंट वाला पार्ट कब्जा कर, मतलब फ्रेंच को यहाँ से बोलेंगे कि किसी तरह से नीचे से होते हुए पूरा ये कब्जा कर लो और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना बनने, जो जो यहाँ से इन्फ्लुएंस आ रहा था चाइना से, ये बनने नहीं देते हैं, चलो कब्जा कर लेते हैं नीचे से पूरा। पर बेटा ऐसा हुआ नहीं, लाख कोशिशों के बाद ऐसा हुआ नहीं। अगर आप सोचो अमेरिका ने क्या क्या किया, थोड़ा सा हम पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं बेटा। देखो, तुम पहले अमेरिकन स्टैंड को समझो, क्यों ये जरूरी है। हमने कॉलोनियल रूल समझा कि कैसे वो लोग कोशिश कर रहे थे कि वियतनाम वाले फ्रेंच के अंडर में नहीं, जो हो नहीं पाया। उसके बाद अमेरिका यूज्ड टू थिंक कि वो कुछ भी चेंज ला सकता है 1960s में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको ऐसा लगता था कि वी कैन चेंज एनीथिंग। जापान को बुरी तरह से बॉम्बिंग की गई थी, अगर आपको पता है तो। और एक तरह से उसने अपने आप को उस समय का एक तरह से अनडिक्लेयर्ड बॉस था वो, कि वो जो चाहे वैसे कर दे। लेकिन बेटा पता है अभी भी ना वियतनामीज ने उनको ऐसा लेसन सिखाया है कि अब वो कहीं पे भी वॉर में घुसने से पहले स्ट्रेटेजी पे बहुत ध्यान देते हैं। अमेरिकन्स ने, बेटा आप सोचो ना, नए फ्रॉम, ये मैं काउंटिंग जानबूझ के दिखा रहा हूँ, देखो, जस्ट सी द नंबर। इतने यूएस सोल्जर्स को सर्विंग करवाई गई। और रूल भी कैसे बनाए,
बेटा अमेरिका में अगर आप प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो या ग्रेजुएट अच्छे से नहीं हो, आप स्कूलिंग कर रहे हो, तो मस्ट या कंपलसरी आपको डिफेंस में सर्व करना है। अब इसमें क्या होता है, कई बार जिनका पैशन नहीं होता या अनस्किल्ड लोग होते हैं, अगर आप उनको डिफेंस में भेज दो तो बिना मन के वो आ जाते हैं। बेटा देखो, पेट्रियोटिक सब होते हैं, लेकिन इफ यू विल पिक द पीपल जस्ट कि उनको काम करना ही करना है, तो दे माइट नॉट डू गुड। उन्होंने इतने वियतनाम में अपने सोल्जर्स भेजे बिना लोकल एरिया को समझे हुए। अब देखो ये फोटो क्या दिखा रही होगी, मैं तुमको पहले इस वर्ड का मतलब बता दूं। वेटोंग्स लिखा है ना, वेटोंग्स। जी सर। वेटोंग का मतलब होता है वियतनामी कम्युनिस्ट। वियतनामी कम्युनिस्ट। अब जरा फीलिंग लो, बेटा ये राइस के खेत में ना सोल्जर्स खोज रहे हैं। अब लोकल आदमी तो इन लोगों की मजे ले रहा है, देखो वो छुपा हुआ है, और कितने सारे सैनिक लगा रखे हैं अमेरिका के। मतलब एक तरीके से लोकल टेरेन है ना, लोकल एरियाज को वहां के लोकल इतने अच्छे से समझते थे कि वो जो आउटसाइडर्स थे ना, उनके साथ वो गेम खेल देते थे। मारा, बेटा गोरिल्ला वॉरफेयर समझते हो ना, मारा मार के भाग गया। आप ऐसे लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, जो लोकल लेवल पे के हिसाब से एडजस्ट करते हुए आप पे हमला करते हैं। और बेटा आप लोग ना एक तरह ना इसको लेसन की तरह देखना। जस्ट सी हाउ यूएस यूज्ड टू वर्क। उनको बिग डैडी बनना था, इसलिए वो वियतनाम में एंटर किए, उनको कम्युनिज्म रोकना था। बेटा हो सकता है वो अपने हिसाब से सही हो, लेकिन उनकी जो मिलिट्री फेलियर है ना, वो बहुत बड़ा है। एक आम बच्चे को उठा के आप डिफेंस में भेज दोगे, जिसको सही में आइडिया नहीं है कि कैसे फॉरेन सॉइल पे एक्ट करते हैं, अपने अपने सारे यंग स्टूडेंट्स को उठा के वियतनाम भेज दिया कि जाओ वॉर लड़ो। अब बेटा इससे ना उन्हीं को बैकफायर हुआ। अमेरिका में मूवीज बनी जो दिखा रही थी कि कैसे ये अच्छी एक्टिविटी नहीं है, हम अपने लोगों को वहां क्यों भेज रहे हैं, जबकि वियतनामी लोग तो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं फ्रेंच से, तो वो क्या गलत कर रहे हैं। बेटा सही बात भी थी। अगर लोकल वियतनामी फ्रेंच से फाइट करके फ्रीडम फाइटिंग चाहता है, और तुम उसको बोलोगे जबरदस्ती नहीं नहीं भाई फ्रेंच के अंडर में ना हो, जस्ट बिकॉज कि तुमको कम्युनिस्ट नहीं बनना है। बेटा कम्युनिस्ट विचारधारा गलत या सही डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन। अभी राइट नाउ इंडिया का स्टैंड एंटी कम्युनिस्ट है, हमारा स्टैंड ओवरऑल। और यहाँ पे ये लोकल कम्युनिस्ट पार्टीज के अगेंस्ट में नहीं है, वर्ल्ड वाइज बता रहा हूँ। ओवरऑल वी आर बिट टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी है उसकी तरह जितनी कंट्रीज है, हम लोग का हल्का सा शिफ्ट उस तरफ है, पूरी तरह से भी नहीं। वी आर नॉट टोटली एंटी कम्युनिस्ट। हमारा जो चाइना से चल रहा है आपको पता है। इवन जो आप एक नेपाल छोटी सी कंट्री देखते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि यूएस गलत कर रहा है, तो बेटा नेपाल के अंदर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट नेपाल, जो प्रॉपर एक तरह से इंडिया के कल्चर टाइप का है, उसको कम्युनिस्ट बना के रख दिया, और अभी भी वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी है नेपाल में। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आने वाले 50 साल बाद धीरे धीरे नेपाल भी पूरा चाइना के हिसाब से ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिसमें विजन होता है वो ये बातें समझता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट, कि कैसे फ्यूचर में अलायंस होंगे। तो अमेरिका के लिए बात बहुत बड़ी थी कि चाइना रशिया ये सारी बेल्ट कम्युनिस्ट होती जा रही थी, किसी तरह से इसको रोका जाए कम्युनिस्ट होने से, क्योंकि इफ दे हैव सेम मेंटालिटी, सेम टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो दे विल बी टुगेदर, और हमारे लिए खतरा आ जाएगा। तो उनकी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि कुछ कंट्रीज को हम कम्युनिस्ट बनने से रोकते हैं। तो वो फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे कि जाओ भाई तुम किसी तरह से इनको फिर से कॉलोनी बनाओ, और किसी तरह से इनको हटाओ कम्युनिज्म में। उन्होंने पूरा साउथ वियतनाम को एक तरह से वहां लोकल लीडर क्रिएट किए, पैसा दिया, सब कुछ किया कि भाई तुम किसी तरह से यहाँ से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाओ। अब लोकल वियतनामी यूनाइटेड से, बेटा देखो उनको तोड़ना तब पॉसिबल होता जब वो फील कर रहे होते। वियतनामी बेचारे सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहते थे, और हर तरफ से लोग अपने अपने एजेंडे पे लगे हुए थे। फ्रेंच कॉलोनी बना के पैसा लेना चाहते थे, अमेरिका नहीं चाहता था वो कम्युनिस्ट बने, चाइनीज वर ट्राइंग टू मेक देम कम्युनिस्ट। चाइनीज अपना फायदा सोच रहे थे, जापान ने बीच में सोचा मौका लेके इन पे कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बेचारे सिर्फ ये चाह रहे थे किसी तरह इनको फ्रीडम मिले, दे डिडंट वांट। और बेटा पता है इन्होंने एक चीज जो बहुत अच्छी दिखाई है वियतनाम में, जैसे बेटा
अगर आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ना, कुछ लोकल फाइटर्स बड़े तगड़े होते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं आते हैं। अगर आपको ना मैं स्टार्टिंग से भी स्टोरी बताऊं ना, जब चाइनीज गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में जब चाइना ने कब्जा कर रखा था ना, तो ये डायनेस्टी बनी थी ना, ये भी एक बहुत अच्छी वॉर लड़के बनी थी। इट वॉज ए वेरी प्लान्ड वे कि कैसे उन लोगों ने पूरी उनकी नेवी को तबाह कर दिया था। और बेटा मतलब लोकल जो एरिया है ना, उसका दिमाग लगा के उन्होंने उनकी चाइना की बड़ी सी नेवी को डिस्ट्रॉय करके फिर से अपनी डायनेस्टी बना दी थी। तो आप बार बार वियतनाम से एक लेसन लोगे कि किसी भी कंट्री को अगर उनकी विल नहीं है तो आप रूल नहीं कर सकते हो। यही बात उन्होंने चाइना को सिखाई स्टार्टिंग में, फिर फ्रेंच को सिखाई, फिर जापान को सिखाई, और फिर आखिरी में यूएस से इस बात को बड़ी देर में माना, पर माना। अब देखोगे ना कि यूएस पूरी तरह से घुसा हुआ है अंदर। बेटा यहाँ पे ना एक डेट लाइन थी एनसीईआरटी में, अगर आप टाइम मिले तो इस डेट लाइन को समझना। आपको जो मैंने ऐसी स्टोरी बताई है ना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। देखो, उन्होंने आखिरी में फ्रेंच आर्मी को भी डिफीट कर दिया। फ्रेंच आर्मी की डिफीट होते ही यूएस अंकल बीच में आ गए कि भाई, फ्रेंच तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो हार कैसे सकती है। अब यूएस मार्केट में आ चुका है, वो कब्जा करना चाहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है उसके हिसाब से। उनके लिए ऐसे था कि हम लोग एंटर कर रहे हैं, हम लोग जीत जाएंगे। देवर अंडर इम्प्रेशन कि जापान जैसे कंट्री नहीं टिके, रशिया जैसी कंट्री हम लोगों के सामने नहीं टिक पाई, तो ये छोटे से लोकल वियतनामीज लोग क्या करेंगे। उन्होंने इतना बल्क में अपने सोल्जर्स उतार दिए कि चलो, इट्स जस्ट ए सिंपल वॉर, लेट्स विन इट क्विकली। अब जैसे ही उन्होंने वॉर में अपने इतने सारे लोग उतार दिए, बेटा, दे had to now face resistance from the local Vietnamese people, from their। अब अमेरिका में खुद का स्ट्रगल चल रहा था कि भाई ऐसे बच्चों को उठा के आप किसी फॉरेन कंट्री में नहीं भेज सकते। बेटा मैं रीजन समझाता हूँ। जितने भी अमेरिकन को भेजा गया था ना, इतनी हाई कैजुअलिटी रेट था, मतलब आधे जो आ रहे थे वहां से, देवर नॉट कमिंग, कुछ ना कुछ उनकी बॉडी पार्ट मिसिंग थे। आप ये सोचो, अगर इतने सारे बच्चे अ, ऐसे वापस आएँगे यूएस में, तो जो लोकल जो लैंग्वेज होगी ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगी कि क्या ज़रूरत है इस वॉर की। और हुआ बेटा वही। मूवीज़ बनी खूब सारी, जिसमें दिखाया गया, इवन वहाँ के हॉलीवुड एक्टर्स लोकल वियतनामीज़ को एज़ ए हीरो प्रेज़ेंट कर रहे थे। बेटा वहाँ के ना हॉलीवुड के कुछ एक्टर वियतनाम में मिलने भी आए थे लोगों से कि यू आर डूइंग गुड, आप अपने कंट्री की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और यहाँ यूएस ने ईगो के ऊपर हार नहीं माननी चाहिए। बेटा वो 30 साल तक लगा रहा, बट उसने ऐसा सोचा कि नहीं, हम अपने हिसाब से करवा ही लेंगे। हुआ कुछ नहीं बेटा। अब डेटलाइन उठा के देखोगे ना, जस्ट सी द डेटलाइन। आखिरी में पीस ट्रीटी हुई और 1975 में यूएसए ने ऑन पेपर ऐसे भी नहीं बोला कि हम हार गए, बट वो हार गया बेटा, और चला गया उस रीजन से। और आखिरी में बेटा देखो, द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम इज प्रोक्लेम्ड, मतलब वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही बनी, क्योंकि वो विल ऑफ लोकल थी। अब तक वहां पे कम्युनिज्म का काफी जोर चल चुका था, और वो विल ऑफ पीपल थी, इसलिए वो बनी। ऐसा नहीं है कि चाइना चाहता था इसलिए बना। बेटा लेकिन इसमें मॉडर्न वॉरफेयर की आपके कुछ पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाहूंगा। आपको यूएस कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, कितने भी एनजीओ चला ले, बट जब वॉर की बात आती है, तो व्हाट इज द ट्रू फेस, हम लोग अभी भी जानते हैं बेटा कि वॉर में भी कुछ नियम होते हैं। आप कन्वेंशनल वॉर लड़ो, बट आप कभी बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं कर सकते। जैसे कई लोग बोल रहे हैं अभी, इवन कोरोना वायरस माइट बी ए बायोलॉजिकल वेपन। लेकिन बेटा ये सब चीजें काफी, ये से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब जरा तुम यूएस की हरकतें देखो। जब पूरे वॉर को बोला जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि आप गन से लड़िए, बुलेट से लड़िए, बॉम्ब से लड़िए, तब अमेरिका एक, और उस समय अमेरिका बड़ी-बड़ी बातें करता था कि वी आर, हम पूरी पूरी वर्ल्ड में बैलेंस लाने वाले लोग हैं, हम सही करने वाले लोग हैं। बेटा ये देखो ना, उन्होंने एजेंट ऑरेंज नाम से डेडली पॉइजन तक यूज़ किया। एजेंट ऑरेंज इज़ ए डेफ्लॉयंट, ए प्लांट किलर। उनको ये लगा कि लोकल वियतनामीज़ हमसे इसलिए जीत पाते हैं
क्योंकि ये लोग पूरी जंगलों के बीच में रहते हैं। अगर किसी तरह से मैं उनके जंगल ही गायब कर दूँ, मैं जीत जाऊँगा। अब बेटा ये कितनी पैथेटिक सोच थी, आपको खुद ही फ़ील हो रही होगी, पर दे वर थिंकिंग कि किसी तरह से जंगल साफ कर देते हैं एंड वी विल विन। अमेरिकन्स की आप ज़रा थिंकिंग सोचो। उन्होंने ये एजेंट ऑरेंज यूज़ किया बिटवीन 1961 एंड 71। 11 मिलियन गैलन्स ऑफ दिस केमिकल वाज़ स्प्रेड फ्रॉम कार्गो प्लेन्स बाय यूएस फोर्सेस। बेटा इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है ये ज़रा सोचना। वो एक पूरी कंट्री को अपने हिसाब से रूल करना चाह रहे हैं, साफ करना चाह रहे हैं। Their plan was to destroy forest and fields so that it would be easier to kill if there were no jungle cover to hide. Over 14% of the country's farmland was affected by this poison. बेटा देखो एग्रीकल्चर अभी भी वहां चल रहा है और उसमें से 14% आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन बेटा पता है जापान में अभी भी बॉम्बिंग के इतने सेंचुरी के बाद भी, मतलब इतने डेकेड्स के बाद भी वहां पे बच्चों में अभी भी डिफेक्ट पाए जाते हैं। उसी तरह से जो ये हम लोगों ने केमिकल वेपन यूज़ किया, एजेंट ऑरेंज, इसकी वजह से आज तक वहाँ पे चिल्ड्रंस को प्रॉब्लम होती है। देखो, एजेंट ऑरेंज इज़ नोन टू कॉज़ कैंसर एंड ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन एंड अकॉर्डिंग टू ए स्टडी इट ऑल्सो कॉज़ ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ डिफॉर्मिटीज फाउंड इन ट्रेड एरियाज। बेटा अब एक तरह से सोचो कि हम लोगों ने एक ऐसे केमिकल को यूज़ किया कि जिसकी मेन वजह ये थी कि वो जंगल को मिटा देगा। लेकिन बेटा आप उसके साइड इफ़ेक्ट जानते हो कि वो वहाँ के आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देगा। स्टिल यूएस ने उसे यूज़ किया, तो ये वॉर क्राइम्स में आते हैं बेटा। वॉर और वॉर क्राइम में अंतर होता है। वॉर क्राइम्स मीन्स जब आप कुछ गलत करते हो वॉर के दौरान। ये सब वॉर क्राइम्स थे यूएस द्वारा। बेटा मैं यहाँ यूएस के अगेंस्ट में नहीं पिच कर रहा हूँ। किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में इट इज़ नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस जहाँ पे आप ऐसी ब्रुटैलिटी यूज़ करो जिस पे आने वाली जनरेशंस को झेलना पड़े। आपकी वॉर वियतनाम के अगेंस्ट में हो सकती है, पर आने वाली जनरेशन से किसी की वॉर नहीं होती है। बेटा ये जस्ट एग्जांपल, अभी हम और पढ़ेंगे बेटा। देखो, आप ये देखो ना कैसे उन्होंने बॉम्बिंग की हेनोई की। दिस इज यूएस बॉम्बिंग। आप उनकी मेन सिटी को पूरा बॉम्ब कर दो। बेटा आप जानते हो कि इसमें ना अगर मैं आज बोलूँ कि कोई फॉरेन कंट्री इंडिया पे हमला कर रही है और रैंडम प्लेसेस पे बॉम्बिंग कर रही है, बेटा आपको पता है सिर्फ किसका घाटा होगा? लोकल पीपल में जो सिविलियंस है ना, जो वॉर नहीं लड़ रहे हैं, उनका घाटा होगा। इस बॉम्बिंग से कितने सिविलियंस मरे होंगे? बेटा वॉर्स में भी कुछ नियम होते हैं। कोई सिविलियंस को नहीं मारता है। जिनको पता ही नहीं वॉर क्यों लड़ी जा रही है, अगर आप उनको भी मारोगे तो वो मर्डर कहलाएगा। और इस तरह की बॉम्बिंग, यानी यूएस वाज सो डेस्परेट टू विन वॉर कि वो कुछ भी करने को तैयार था। आप इस बात से एग्जांपल देख सकते हैं कि वो कहीं पे भी बॉम्बिंग कर रहा था बेटा। देखो ना बेटा इनकी हरकतें आप इस तरीके से सोचो। द फेज ऑफ स्ट्रगल विद द यूएस वाज ब्रूटल। थाउजेंड ऑफ यूएस ट्रूप्स अराइव्ड इक्विप्ड विद हैवी वेपन्स and tanks backed by the most powerful bomber of the time, B-52. The widespread attacks and use of chemical weapons. बेटा एजेंट ऑरेंज हमने पढ़ा, नेपलैम नेपैल्म एंड फॉस्फोरस बॉम्ब। बेटा मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। डिस्ट्रॉयड मैनी विलेजेस एंड डिक्लाइंड डेसिमेटेड जंगल्स और सिविलियंस डाइड इन लार्ज नंबर। और जैसे मैंने आप लोग को बताया बेटा इसका इफेक्ट यूएस में भी हुआ। मैनी वर द क्रिटिकल। अब वहां पे जो लोग, बेटा देखो हमेशा ओपोजिशन पार्टी होती है। अभी भी इंडिया की चाइना की वॉर चल रही है। रियलिटी किसी को भी कुछ नहीं पता, पर कांग्रेस कह रही है कि इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया या गड़बड़ किया। हमेशा ओपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को क्रिटिकली कुछ ना कुछ वो क्रिटिकली रहेगी कि ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो जो अमेरिकन लोकल गवर्नमेंट है उसको वहां के जो अपोजिशन पार्टी है उसने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, यूथ ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। सोचो ना, सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को छोड़ के सबको कंपलसरी वॉर में जाना ही जाना है। अब आप इस बात को सोच लीजिए, अमेरिका की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है और वो लाखों लाखों लोगों को वॉर में भेज रहे हैं।
मतलब ऑलमोस्ट हर बंदा आपको वॉर में जाता दिख रहा है। अब इसमें क्या, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, पूरी वर्ल्ड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यूएस मीडिया एंड फिल्म प्लेट। बेटा देखो, यूएसए एक ऐसी कंट्री ना जो काफी अच्छी रोल मॉडल भी है। आप वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अपनी लोकल गवर्नमेंट को भी उल्टा सीधा बोल सकते हो। बहुत, अब सोचो ना कि ये 70s की बात हो रही है। सॉरी, जॉन वेन मूवीज टाइप की बन रही हैं जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि कैसे यूएस गलत कर रहा है। इतनी सारी मूवीज में बेटे देखो, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि इवन लोकल पीपल ऑफ यूएस से वर वेरी क्रिटिकल कि जो यूएस गवर्नमेंट कर रही है इट इज नॉट डूइंग करेक्ट। और बेटा एक चीज बताऊं, वॉर में बहुत खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हम यूएस टैक्स पेयर का पूरा पैसा अमेरिका के कुछ पॉलिटिशियन की कुछ विम्स एंड फैंसीज फॉलो करने के लिए कि नहीं भाई ये कंट्री तो कम्युनिस्ट नहीं बननी चाहिए, इस चक्कर में खर्च कर रहे थे। बेटा आप भी मतलब समझना कि वॉर हमेशा एक तरीके से जो कंट्री लड़ रही है भले ही वो जीतने वाली है, एक्चुअली बेटा वॉर में कोई विनर नहीं होता, लूजर ही होते हैं। तो वो इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो जाएगी, दे विल लूज देयर ओन पीपल ऑल्सो। अब देखो बेटा, द वॉर ग्रीव आउट ऑफ ए फियर अमॉन्ग यूएस पॉलिसी मेकर्स प्लानर्स, हो चिन मीन गवर्नमेंट। बेटा अब इससे ना वहां पे एक डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, एक के बाद एक चीजें उनकी फेवर में होती चली गई। जो लोकल पीपल थे उनको ये लग रहा था ना किसी तरह अगर हो चिन में गवर्नमेंट टिक गई तो ये पूरी पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बना देंगी, ऐसे चलता रहेगा, डोमिनो इफेक्ट में चलता रहेगा। यूएस वालों को लगा कि एक लोकल क्राउड से जीतना बहुत इजी रहेगा, लेकिन दे अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग द पीपल जो लोकल तरीके से अपनी कंट्री से कनेक्टेड है। बेटा मैं आपको भी कुछ डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। पहले ये सोचो, हम लोगों ने एजेंट ये वाला देखा था ना, ऑरेंज, जिससे वो प्लांटेशन को किल कर रहे थे। अब जरा नेपलैम को पढ़ो, नेपैल्म को। बेटा इसके बारे में सोच के भी आपको डर लग जाएगा। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड की गलती से ये थिक कर देता है बेटा, जो गैसोलीन है ना उसको थिक कर देता है, और गलती से अगर किसी ह्यूमन बीइंग पे गिर जाए तो उस एरिया पे चिपक के जलता रहेगा ये। बेटा अगर मतलब सोचो कि किसी बॉडी पोर्शन पे ये बम का ये पोर्शन गिर रहा है तो आपके एरिया पे चिपका हुआ है और ये वहीं पे रहेगा, आप निकाल भी नहीं पाओगे और ये जलता रहेगा। बेटा आपके ऊपर जल्दी से गलती से माचिस का तिल्ली गिरती है ना, आप उसको ऐसे हटा दोगे हाथ से, लेकिन ये वहां जाके चिपक जाएगा और जलता रहेगा। मतलब किसी को अगर आपको जिंदा जलाना है तो ये उस टाइप की हरकतें हैं। अब सोचो बेटा, अगर हम ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो बेटा ये वॉर क्राइम्स नहीं है तो क्या है। एक तरीके से उन्होंने जो अपने वॉर वेपन्स हैं, जो बायोलॉजिकल या इस टाइप के केमिकल वॉर वेपन्स हैं, उनको वहां पे टेस्ट किया वियतनाम में कि चलो मार के देखते हैं कैसा होता है। अब बेटा आप खुद समझो कि इतनी चीजों के बाद भी वर्ल्ड में अमेरिका के अगेंस्ट में फुल्ली कोई नहीं गया, सब मजा, लेकिन अखबार वर वेरी क्रिटिकल ऑफ यूएस कि भाई अगर वहां पे वियतनामी अपनी फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं तो यू शुड नॉट गो एंड स्टॉप देम। बट, और मैं एग्जांपल के लिए ये डायग्राम बेटा बहुत बढ़िया है, जस्ट सी दिस डायग्राम, आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि लोकल लोगों की फीलिंग कैसी थी। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो ये आपको हो चिन मी ट्रेल दिखेगा। अब आप सोचो कि सर ये ट्रेल का मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं। बेटा ये नेटवर्क है रोड्स की, दिस इज ए नेटवर्क ऑफ रोड्स जो सप्लाई करती है लोकल गवर्नमेंट को। अब देखो कितनी चालाकी से ये रोड बनी है कि ये मेकोंग डेल्टा के आसपास भी है, ये अदर जगह से भी आ रही है, कंबोडिया से लाओस से होते हुए आ रही है, और हर जगह सप्लाई है। यूएस वाले इधर बॉम्ब गिराएंगे, इधर बॉम्ब गिराएंगे, नेक्स्ट डे वो लोग रोड बना लेते थे। देखो बेटा एग्जांपल भी दिख रहा है यहाँ पे, आज बम गिरे। बेटा जस्ट सी द नंबर ऑफ पीपल, इस फिगर को ध्यान से देखो। आज वो ना ये इनकी सप्लाई को, जो लोकल रिबल्स थे उनकी सप्लाई को तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगले दिन वो लोग रोड बना लेते थे, क्योंकि लोकल पीपल किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे थे,
बेटा जो वियतनामीज वॉर लड़ रहे थे, जो लोकल क्राउड था, उनका सपोर्ट आपको इस इमेज से ही दिख जाएगा। बेटा देखो, ये खुद से रोड बना रहे हैं, आम आदमी। तो अगर वॉर दो आर्मीज लड़ रही हैं, तो डिसीजन, वॉर का डिसीजन पता है कैसे आ जाता है? हु इज मोर माइटियर, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग वाली पार्टी जीत जाएगी। तो यूएस यही सोच के गया था कि भाई वी आर यूएस, वियतनामी क्या कर लेंगे, उनकी आर्मी है ही कितनी बड़ी। लेकिन जब लोकल सपोर्ट इस लेवल पे रहेगा, बेटा देखो, आप वियतनामीज पीपल को समझो, वो कितना सफर किए हैं। चाइना हुआ, जापान हुआ, फ्रेंच हुए, नाउ दे आर यूनाइटेड। उनके लिए सिर्फ वियतनाम एक बड़ा टर्म है, वी द वियतनामीज। तो अब यूएस एक एक कंट्री से लड़ रहा था, पूरी की पूरी। वहां का बच्चा, वहां की औरतें, सारे के सारे रिबेल और फाइटर्स थे। दे वर नॉट ओनली कि सिर्फ हम आर्मी से फाइट कर रहे हैं, दे वर फाइटिंग विथ एवरी पर्सन इन द वियतनाम। एक एक छोटे से छोटे बच्चे ने गन उठा रखी थी। तो ऐसी जनता से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो भी किस लिए? क्योंकि आप उनको चाहते हो कि वो कम्युनिस्ट ना बने। ये देखो बेटा, ऑन हो ये ट्रेल पे देखो किस तरह से ये लोग, औरतें, यहाँ पे बेटा मोस्टली जो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना वेपन्स का या बाकी चीजों का, ये औरतों ने उठा रखा था। इसमें से 70-80% औरतें ही थी। ये अपने यहाँ पे पैकेट्स में 25 kg तक सामान लेके ट्रेवल करती थी। और इसी होचिन में ट्रेल पे अगर ये लोग बाईसाइकिल यूज करते थे, तो 70-75 kg तक सामान ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। बेटा कहाँ वॉर में ट्रक्स यूज किए जाते हैं। और पता है ट्रक्स वर्क यूज करने पे ना, कई बार आप रोड को थोड़ा सा डैमेज कर दो ना, तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट है, ये पूरा रुक जाता है। लेकिन अब बेटा जरा ना वियतनाम का लोकल इमेजेस भी देखो, किस तरह से वहाँ जंगल है। बेटा यूएस की जितनी दिमाग लगाना है ना, वो टेक्नोलॉजी वाइज लगा सकते हैं। लेकिन जब ऐसा लोकल टेरेन हो, तब आपको लोकल रास्ते ही पता होने चाहिए। और यही फायदा इन लोग को हुआ कि लोकल पीपल इनकी हमेशा सपोर्ट करते थे, अगर कुछ भी गड़बड़ होती थी। बेटा देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इंडिया में भी भारत माता की जो इमेज बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी, हम लोग को ना किसी तरह से एक प्राउड चाहिए था कि वी वर इंडियंस, वी आर इंडियंस। और हमको एक खुद का सेल्फ प्राउड चाहिए। और वही वियतनामीज भी सर्च कर रहे थे। तो आप जब फाइनली देखे ना बेटा, देखो, जब वियतनाम वॉर खत्म हुई, यूएस ने आखिरी में डिफीट तो नहीं बोलूंगा, उन्होंने ये माना कि वी कांट विन दिस वॉर, वी कांट विन, हम लोग जीत नहीं सकते। और आखिरी में पेरिस पीस ट्रीटी हुई, और दे रिट्रीव्ड कि भाई अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, अब हम वॉर नहीं लड़ पाएंगे। और फाइनली ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुई। अब इसके बाद आपको देखना होता है कि क्या वॉर सिर्फ फाइटर्स ने लड़ी, या किसने वॉर लड़ी, क्या मैसेज था। तो हमने ये पाया कि द वॉर हैज मैनी थिंग टू टीच अस। इसमें एक चीज हमें समझ आई कि लड़कियों का रोल बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा था बेटा। आप ये सोचो कि वहां पे ड्यूरिंग दिस वॉर एक इमेज लोकल लेवल ने लोकल लेवल पे ये इमेज सर्कुलेट होती थी। अब ये सर्कुलेट क्यों करते हैं, जरा समझो, इसका बैकग्राउंड समझो। बेटा यहाँ देखो, वो एक लड़की है जो फाइट कर रही है, मतलब शी इज ए सम काइंड ऑफ वुमेन जो फाइटर है। लड़कियों को वैसे नहीं दिखाया गया। बेटा पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझो। अभी भी वियतनाम में जो लड़कियों को जो फ्रीडम मिली थी, वो चाइना से ज्यादा थी। लेकिन बेटे, जब लड़कियों की मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, तो मैं जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ, लड़के लड़कियों को कैसे इक्वल तरीके से देखा गया। चाइना से अच्छी कंडीशन थी, लेकिन ओवरऑल खराब कंडीशन थी। बेटा देखो, लड़कियों का जो स्टैंड है वो चाइना से बेटर है, लेकिन ओवरऑल अभी भी लड़कियों को उतनी चीजें नहीं मिली हैं कि जैसे वियतनाम के उस समय की बात कर रहा हूँ बेटा, कि जैसे वो कह सकें कि हाँ, लड़के लड़की बराबर हैं। तो इसलिए ये इमेजेस और सर्कुलेट की जा रही थी, जिसमें एक लड़की को दिखाया गया है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ बेटा, इस इमेज का, ये इमेज ऑफ ट्राई आउ। और इसको क्यों वर्शिप कराया गया, इसको क्यों सर्कुलेट किया गया? क्योंकि ये स्टोरी थी पुरानी, कि कैसे चाइनीज डोमिनेशन के अगेंस्ट में एक ट्रंक सिस्टर थी, जो अंत तक लड़ती रहीं, लड़ती रहीं, लड़ती रहीं। और आखिरी में भी उन्होंने आत्महत्या कर ली, पर हार नहीं मानी।
दे नेवर बिकेम, मतलब वो अंडर चाइनीज नहीं गई। तो एक तरह से ये उनकी पास्ट की हीरो थी। बेटा पता है हर लोग अपने पास्ट में, हम लोग भी अभी भी इंडियंस अपने पास्ट में हीरोइज्म खोजते हैं, और हर कल्चर के पास ये एक तरह से सेल्फ प्राउड फील होता है कि हम पास्ट को हम ग्लोरीफाई करते हैं बेटा। वहां पे भी वैसा ही चल रहा था, जैसे वॉर चल रही थी। देखो बेटा, इन 1913 nationalist Fai Ben Chao wrote a play based on the lives of Trunk sisters who had fought against Chinese domination in 39 to 40 CE. In this play, he depicted the sisters as a patriot fighting to save Vietnamese. मतलब कुल मिला के समझो, ना वो चाइनीज के अंडर में थे, ना वो फ्रेंच के अंडर में थे, ना वो यूएस के अंडर में आना चाहते थे, ना जापान के अंडर में आना चाहते थे। दे जस्ट वांटेड टू बिकेम वियतनामीज। द एक्चुअल रीजन फॉर रिवोल्ट इज ए मैटर ऑफ डिबेट अमंग स्कॉलर्स, बट जो भी है, कुल मिला के वो जो ये जो ट्रंक सिस्टर्स हैं, इनको एक आइडियलाइज्ड और ग्लोरीफाई किया गया। और इस तरह से आप सोचो कि 30,000 रजिस्टर्ड द चाइनीज फॉर 2 years। बेटे जैसे इंडिया में कलिंगा वॉर है ना, उसी तरह से थोड़ा सा सोचो कि 30,000 लोगों ने पूरी चाइनीज सेना को रोक रखा। नहीं सॉरी, 30,000, हाँ 30,000 लोगों ने पूरी चाइनीज सेना को रोक रखा था, और आखिरी में दे कमिटेड सुसाइड बट सरेंडर नहीं किया। और बेटा इंडिया में क्या हर जगह हम लोग ऐसे ही ग्लोरीफाई करते हैं पास्ट को, जिससे एक नेशनल प्राउड फील हो। अब इससे ना बेटा आप सोचो ना कि एक इस स्टोरी को, प्ले को इतना प्रमोट किया गया कि एक बुक प्ले बन गई। बेटा पहले के जमाने में नाटक होते थे या प्ले कहते थे जिनको, उनके थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाती थी छोटे छोटे लोकल इवेंट्स में। तो अब अगर आप ये स्टोरीज की तरफ, प्ले की तरफ देखोगे इसको, कि एक लोकल कितनी प्राइड है कि वो पूरी चाइनीज सेना से लड़ गई, 30,000 लोग इकट्ठा करके। तो वही मैसेज पूरे वॉर टाइम में एक नॉर्मल बच्चियों को गया कि चलो हम भी फाइट करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया बेटा। द फाइट दे गेव टू फ्रेंच, टू जापान एज वेल एज टू अमेरिका वॉज मार्वलस। अगर आप कुछ ही वर्ल्ड की ऐसी फाइटिंग उठा सकते हो जिसमें लड़कियों ने वेपन्स उठाए हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये एक तरीके से आप ये इमेज देख के देखो बेटा, आपको एक थोड़ा सा आइडिया चलेगा। विथ ए गन इन वन हैंड। अब सोचो कि वो लोग कैसे ग्लोरीफाई कर रहे थे कि एक लड़की ने अकेले रेप्यूट टू हैव शॉट एक पूरे प्लेन को गिरा दिया सिर्फ 20 बुलेट मार के। आप कैसे ऐसे लोगों से फाइट करोगे जहां पे बच्चे और औरतों ने हथियार उठा रखे हैं। यूएस ने पहला लेसन लिया कि वॉर करने से पहले प्लानिंग करनी जरूरी है। अदरवाइज वो यही सोचते थे कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वही जीतेगा। देखो बेटा, ऐसी इमेजेस सर्कुलेट होती थी। और बेटा एक तरीके से ना, एक वुमेन की ऐसी इमेज बन के बाहर आई कि जो काम करने के लिए भी इक्वल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो डोमेस्टिक चीजों में अच्छी हैं, वो वर्क हो चाहे वो वॉर हो, वो हर जगह बराबर उठेंगी। देखो बेटा, आप इस लाइन से समझोगे कि किस तरह से वो लोग लड़कियों को वॉर में एक तरीके से लड़कों के बराबर पुश कर रहे थे। द प्रिजन इज माई स्कूल, द स्वॉर्ड इज माई चाइल्ड, द गन इज माई हस्बैंड। अदरवाइज यू सी वुमेन एज ओनली कि इनकी सिर्फ डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं। अब इससे बेटा देखो, आप लेसन बहुत सारे ले सकते हो कि किस तरीके से लड़कियों का रोल रहा। उन्होंने कॉमन, एक होता है ना इन्फेंट्री की तरह एक्ट किया जो एक्चुअल में वॉर लड़ती हैं। और मैनी वुमेन रिस्पॉन्डेड एंड जॉइंड द रेजिस्टेंस मूवमेंट। बेटे पता है जो लोकल लोग थे ना, उनको रेजिस्टेंस कहते थे वहां पे, जो यूएस के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। अब देखो एक एग्जांपल है, वियतनामी वुमेन डॉक्टर नर्सिंग द वॉन्डेड। अब इस तरीके से उन्होंने कितनी बार ऐसी इमेजेस को सर्कुलेट किया जिसमें दिखाया गया कि बेटा जरा वहां की लोकल हालत देख रहे हो, ये पानी देख रहे हो। अगर ऐसी जगह पे किसी को वॉर लड़नी हो तो लोकल ही लड़ सकता है, आप नहीं लड़ सकते हो। लोकल को चप्पा चप्पा पता है कहाँ पे पानी कितना गहरा है, क्या कैसे है। आप किसी तरह से वॉर नहीं लड़ सकते।
बट तुम जस्ट सी कि कैसे लड़कियों का रोल कितना अच्छा रहा एक तरीके से स्टेब्लिश करने के लिए कि भाई हमारी कंट्री पे कोई रूल नहीं कर सकता। और बेटा देखो, इस पैसेज में आप एक आइडिया देखो, हमने जितने भी वहां पे ना, जितने भी चीजें काम की लोकल लेवल पे, जिसने वॉर जीतने में मदद की, 70 to 80% वर वुमेन जो काम कर रही थी ट्रेल पे। जो हम लोगों ने ट्रेल दिखाया था ना आपको, देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रेल था, द हो चिन मिन ट्रेल, इसका जो 70-80% जो वर्क था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो सामान का या ये रोड नेटवर्क बनाना, ये पूरा लड़कियों ने संभाल रखा था। और बेटा वॉर बहुत फ्रंट पे लड़ी जाती है, इट्स नॉट ऑलवेज विद द बुलेट्स। तुम सोचो कि इसी बीच में जब अमेरिका को इतनी दिक्कत हो रही थी, तो देवर, जो वहाँ के लोकल लोग थे, दे बिल्ट 6 एयर स्ट्रिप, न्यूट्रलाइज 10 of 1000 of bombs, transported 10,000 of kilograms of cargo, weapons, food and shot down 15 planes between 1965 and 75। बेटा अमेरिका के लिए बहुत भारी बेइज्जती की बात है, उसके 15 प्लेन डुबो दिए गए। आप जरा सोचो कि एक प्लेन भी यूएस का, आज के जमाने में आप लोगों ने सुना नहीं हो किसी ने यूएस का प्लेन को गिराया है। मतलब उनकी पूरी प्राइड ना वो बेइज्जती करवा रहे थे वहां पे, वियतनाम के लोकल क्राउड के अगेंस्ट में वो अपनी बेइज्जती करा रहे थे। उनका जो पूरा एक एक ऑरा टाइप का था ना कि वी आर द सुप्रीम पावर, वो लोकल वियतनामीज ने पूरा बर्बाद कर दिया। हर दिन अखबार में ये खबरें तो आती थी कि इतने वियतनामीज को मारा गया, ये हुआ, बट किसी भी जगह पे ना, जब वो लोग यूएस का देखते थे ना कितना घाटा हुआ, तो यूएस वालों को ज्यादा घाटा हुआ, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हुआ, चाहे वो बेटा नंबर ऑफ पीपल डाइड इन द वॉर, सब कुछ लेके यूएस का ज्यादा घाटा हुआ। और बेटा ये आखिरी में ये फोटो क्या दिखाती है, किस तरीके से वहां लोकल जो रिबेल थे या रेजिस्टेंस थे, दे वॉन द वॉर। It was clear that the US had failed to achieve its objective. The Vietnamese resistance had not been crushed. The support of the Vietnamese people for US action had not been won. बेटा पता है वहां पे लोकल एक फ्रैक्शन खड़ा करना चाहते थे यूएस वाले, साउथ वाली जगह पे, कि जहां पे लोकल फ्रैक्शन शैल फाइट, बट ऐसा नहीं खड़ा हो पाया, दोनों पार्टीज यूनाइट हो गई। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम अलग अलग हो जाए, लेकिन आखिरी में दे बिकम यूनाइटेड, और हार इन्हीं की हुई, यूएस वालों की। और बेटा पता है दिस वॉर इज कॉल्ड फर्स्ट टेलीविजन वॉर। क्यों? इसकी पूरी हाईलाइट लाइव टीवी पे चलती थी। दिस इज द फर्स्ट टेलीविजन वॉर दैट वर्ल्ड सॉ। अब मैनी बिकम डिलीजन विद द व्हाट यूएस वाज डूइंग, एंड राइटर्स सच एज मैरी रतिन एक्सेस लाइक, बेटा जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहां के लोकल लोगों ने भी, यूएस वालों ने वियतनामीज को एज ए हीरो किया, बनाया, प्रेज देयर हीरोइक डिफेंस ऑफ द कंट्री। और बेटा अगर आप देखोगे तो किसी भी तरीके से हम किसी कंट्री के अगेंस्ट जाके वॉर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां गवर्नमेंट किस टाइप की है। जितने भी स्कॉलर्स थे वर्ल्ड वाइड, उन्होंने वियतनाम को ही सपोर्ट किया कि वियतनामी इधर फाइटिंग, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं था यूएस का इस तरीके से पहले फ्रेंच को सपोर्ट करना कॉलोनी बनाने के लिए, मतलब कॉलोनी को रिगेन करने के लिए, और बाद में वॉर लड़ने के लिए कि वियतनाम में जाके वो लोग, कोई भी लॉजिक नहीं था बेटा। आखिरी में पीस ट्रीटी हुई और वाइड स्प्रेड क्वेश्चनिंग हुई गवर्नमेंट की, यूएस की, कि क्यों इतना आप लोगों ने वॉर में खर्चा किया, क्यों इतना, आपको क्या फायदा हुआ। 1974 में बेटा पीस ट्रीटी हो गई इन दोनों के बीच में। दिस एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस, बट फाइटिंग बिटवीन द, थोड़ा सा एक साइगोन रीजन और एनएलएफ कंटिन्यूड रहा। बेटा ये वही रीजन है कि यहाँ और यहाँ में थोड़ी सी फाइटिंग चलती रही, आखिरी में ये भी यूनाइट हो गया, हल्का सा, हल्की सी फाइटिंग चल रही थी, लेकिन वो बाद में यूनाइट हो गए। देखो, द एनएलएफ ऑक्यूपाइड द प्रेसिडेंट, एनएलएफ बेटा यहाँ पे था और साइगोन यहाँ, सोच लो, आखिरी में इसने इस पे कब्जा कर लिया और पूरी पूरी तरह से वियतनाम को यूनाइट कर दिया गया। अब एक तरीके से हमने पूरे रोलर कोस्टर से गए, हमें समझ आया कि एक लोकल वियतनाम था, उसके बाद हमको ये समझ आया कि चाइना ने कब्जा किया, लोकल वियतनामीज ने एक फाइट बैक करके अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश की,
डायनेस्टी एस्टेब्लिश करते 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 एक ऐसा टाइम आया कि फ्रेंच ने इसको अपनी कॉलोनी बना ली। अभी हम लोग फ्रेंच से रेजिस्टेंस लड़ ही रहे थे, सब कुछ ठीक हुआ ही था कि एक तरह से जापान ने भी हमला कर दिया। जापानीज़ को खदेड़ के बाहर किया गया। तब तक फ्रेंच वीक हो चुके थे, पर फ्रेंच को यूएस का सपोर्ट मिलने लगा और वॉर जारी रही, वॉर जारी रही। वियतनाम स्ट्रॉन्ग हो रहा था, वॉर जारी रही। आखिरी में जल के जब फ्रेंच लोग वहाँ से रिट्रीव किए, तो यूएसए पूरी तरह से घुस गया कि किसी तरह से हम पूरी वर्ल्ड को कम्युनिस्ट नहीं बनने देंगे, वी विल एंटर इंटो द पिक्चर और किसी तरह से वियतनाम को कम्युनिस्ट बनने से रोकेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे, द विल ऑफ लोकल पीपल वॉन। वो यूनाइटेड थे, वो वॉर बेसिक ग्राउंड रूल से लड़े, ना कि सिर्फ टैंक और इन सब के दम पे। उन्होंने लोकल लेवल पे दिमाग लगाया कि लोकल टेरेन क्या है, उसको समझते हुए वॉर लड़ी और हर फैक्शन ऑफ पॉपुलेशन को यूज़ किया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो वुमेन्स हों, सबको यूज़ किया गया। तो इस तरीके से यूएस की हार हुई बेटा। लेकिन आप जनरल मैसेज समझो, इसमें ना आपको बेटा एंटी इंपीरियल कल्चर भी समझाया गया है कि कैसे लोगों ने फ्रेंच लोगों की चीज़ों को समझा और उसके अगेंस्ट में खड़े हुए। कैसे आप एक बेटा एक नेशनलिज्म की फीलिंग समझो ना, क्यों वो बार-बार के जाके ये इमेज ऊपर बना रहे थे देखो, व्हाई दिस इमेज इज़ देयर? बेटा क्यों हम लोग पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं? नेशनलिज्म का मतलब ही यही होता है कि हम किसी पर्टिकुलर लैंड एरिया या किसी एक बाउंड्री के साथ अपने आप को कनेक्ट करके फील करें, कि हाँ, ये मेरा देश है। दिस इज़ माय कंट्री, दिस इज़ जैसे हम लोग दिस इज़ माय इंडिया कहते हैं, तो उसी तरह से हम लोग पास्ट के हीरोज़ क्रिएट किए गए वहाँ पे, जिससे एक नेशनल इमेज बने कि नहीं वियतनाम इज़ अ डिफरेंट एंटिटी। बेटा देखो इतना सब कुछ हुआ, हम लोग अब इसको जाके बोलते हैं कि हाँ, ये था हमारा इंडो चाइना सेक्शन। बेटा मैं आप लोग को ओपन करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो बेटा। और पता है बेटा इस चैप्टर में ना रियलिटी में क्या है ना, जो बातें हम खुल बोल सकते हैं, इंडिया के लिए अगर हम ऐसा बनाते हैं ना एक चैप्टर, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, कि कैसे अ, ब्रिटिशर्स ने हम पे कॉलोनियल चीज़ें प्रेशर डाली। हम लोगों ने बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें डाल रखी हैं एनसीईआरटी में। बट अगर हम वियतनाम वियतनाम का एग्ज़ाम्पल लेके पढ़ाएँ कि कैसे हेयर कट तक के लिए हम लोग उन लोग को बोला जाता था कि हेयर कट ऐसा रखो, फ्रेंच ही चीज़ें पढ़ो, फ्रेंच चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता था। तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि इंडिया भी ये सब चीज़ें झेला होगा। हम काफ़ी चीज़ें ओमिट कर देते हैं पढ़ाने के लिए। एनसीईआरटीज़ कभी भी ऐसा हमको नहीं पढ़ाते हैं कि जिसमें ये दिखाया जाए कि किसी तरह ब्रिटिशर्स ने हम पे इतना बुरी तरह से अत्याचार किया। बेटा हमको पढ़ के भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम उसको वही चीज़ वियतनामीज़ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा पा रहे हैं। बेटा आप लोगों को कोई कोई क्वेश्चन पूछना है? आप चाहो तो एक बार ना एनसीईआरटी का हल्का-सा रीडिंग कर लेना बेटा। आई होप दिस विल हेल्प इन एनटीएससी। स्कूल एग्ज़ामिनेशन में तो ये अब आएगा नहीं। और बेटा आई फ़ील कि जब चीज़ें नॉर्मल होंगी, ये फिर से आएँगे ये सब चैप्टर्स। अब आप पढ़ोगे ना यू विल फ़ील समथिंग। हाँ बेटा मैं चैट्स पढ़ पा रहा हूँ, अगर आपको लोग चैट्स भेज रहे हो तो चैट भेज लो। हाँ, हाँ। आई नो बेटा। हाँ, मैं आप लोग के साथ बेटा ये चैप्टर अच्छा है, ये आपको ना वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको एक अप्रोच भी समझाएगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि ये वॉर के बारे में है, ये आपको बहुत मो सब कुछ समझाएगा बेटा। ये चैप्टर अच्छा है, अगर आप सोच पाओ तो। मैं आप लोगों से इसकी पीडीएफ हाँ, मैं आप लोग को इस पे एक टेस्ट भी देता हूँ। बेटा मैं सारे चैट्स पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। आई विल शेयर द वीडियो ऑल्सो और मैं आज के आज इस पे एक टेस्ट बना के फ्लोट कर दूँगा जिसमें मैं 5-6 दिन का टाइम दूँगा। आप अपने हिसाब से वो टेस्ट दे देना बेटा। ठीक है बेटा? मैं लेक्चर क्लोज़ करूँ फिर? Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम ऑल बेटा, वेलकम ऑल। मैं बेटा बंद करता हूँ इसको। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, वेलकम बेटा, वेलकम। Sir. हाँ, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम बेटा। Thank you. वेलकम बेटा।